कभी कभी किसी मुकदमे में या सिविल सूट में ऐसा होता है कि कुछ पार्टियां कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट, कुछ ज़्यादा ही तुनक मिजाज बनने की कोशिश करते हैं और उन्हें जब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो मुकदमा हार रहे हैं, मामला उनके हाथ से निकल रहा है, तो वो जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो उसमें प्रॉपर्टी, फंड या अकाउंट होता है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि उस सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको संरक्षित किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मामला और भी आगे बढ़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए सिविल सूट के मामले में सीपीसी के अंतर्गत ऑर्डर 40 में प्रोविजन दिया गया है, जिसको हम रिसीवर के प्रोविजंस के नाम से जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी रिसीवर के जितने भी मेजर प्रोविजन हैं, चाहे इसके अपॉइंटमेंट का हो, इनकी ड्यूटीज, इनके पावर्स, इनकी लायबिलिटीज और बाकी के जितने भी प्रोविजंस हैं, उन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। रिसीवर के शाब्दिक अर्थों से पता चलता है कि रिसीवर का मतलब किसी भी सिविल सूट में अदर देन अ पार्टी वो थर्ड पर्सन होता है जो उस सिविल सूट में इम्पार्शियल, न्यूट्रल और उसके साथ ही साथ उस सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। दैट मीन्स कि वो डिसइंटरेस्टेड होता है और इसी वजह से उस व्यक्ति को किसी भी प्रॉपर्टी जो कि सब्जेक्ट मैटर है, फंड या अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको जब तक जजमेंट नहीं आ जाता तब तक के लिए बचाए रखने के लिए नियुक्त किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीवर के अपॉइंटमेंट के मामले में कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो इस बारे में प्रोविजन ये सेटअप किया गया है कि अपॉइंटमेंट कोर्ट अपने खुद से स्वेच्छा से सुओ मोटो फॉर्म में भी कर सकती है और इसके अलावा किसी भी पार्टी, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के एप्लीकेशन के बेस पे भी जब उन्हें उचित लगता है, उन्हें लगता है कि सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं, कंडीशन कुछ ऐसी हैं कि एक रिसीवर को अपॉइंट करना अति आवश्यक हो गया है, जस्ट और कन्वीनियंट है इस सिविल सूट के मामले में, तो उस कंडीशन में वो एक बहुत ही केयरफुल तरीके से, बहुत ही ध्यान रखते हुए एक रिसीवर को अपॉइंट करती हैं किसी भी प्रॉपर्टी, फंड या अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए और बाकी के जितने भी अकाउंट्स हैं जो ड्यू पड़े हुए हैं उनको कोर्ट के डायरेक्शन पे उन्हें पे ऑफ करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि आखिर रिसीवर को इस सिलसिले में जब इनको काम इतने सारे दिए जाते हैं तो इनको पावर्स क्या मिली हुई हैं। तो इनको सबसे पहला पावर ये मिला हुआ है कि ये किसी भी सिविल सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं जो कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सिविल सूट के मामले में डिफेंड करने का भी इन्हें पावर मिला हुआ है। दूसरा पावर इन्हें उस सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेक्ट करने का, उसको रियलाइज करने का, उसको प्रमोट करने का और किसी भी तरह से प्रिजर्व करने का भी पावर मिला हुआ होता है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत एक रिसीवर को उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी रेंट हैं या जितने भी ड्यूज होते हैं उनको प्राप्त करने का और उनको बचाने का, अपने पास इकट्ठा करने का भी अधिकार मिला हुआ। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत एक रिसीवर को उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने का पावर मिला हुआ होता है। और पांचवें पॉइंट के अंतर्गत कोर्ट को अगर उचित लगता है कि इसके अतिरिक्त भी इन्हें कुछ और पावर्स दिए जाने चाहिए, डेलीगेट किए जाने चाहिए, तो इस सिलसिले में कोर्ट उन्हें वो पावर्स देता है। पावर्स के प्रोविजंस के बाद अब हम बात करते हैं रिसीवर के ड्यूटीज के बारे में कि आखिर इनको अगर इतनी पावर्स दी गई हैं तो उस सिलसिले में उसके बराबर कुछ ड्यूटीज भी दी गई होंगी। तो इनकी सबसे पहली ड्यूटी ये होती है कि उस जो सब्जेक्ट मैटर है उनको पूरी तरह से संरक्षित करें, उनको किसी भी तरह की हानि, डैमेज या इंजरी ना होने पाए। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इनको ये ड्यूटीज मिली हुई होती हैं कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको मेंटेन रखें, उनको मैनेज करके रखें। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत अगर कोर्ट उनसे उन अकाउंट्स को, उनके सिलसिले में जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनको मांगती है तो वो सारे रिपोर्ट्स कोर्ट को सबमिट करना ये इनका परम कर्तव्य माना जाता है। इसके अलावा अगर रिसीवर इन्हीं ड्यूटीज को परफॉर्म करने में असफल होता है, वो सक्सेस नहीं होता है, तो इस कंडीशन में यही ड्यूटीज चेंज होकर उनकी लायबिलिटी बन जाएंगी और जब ये लायबिलिटीज बन जाती हैं तो कोर्ट इस सिलसिले में उनको कुछ दंड भी दे सकता है, कुछ पनिशमेंट भी दे सकता है। लायबिलिटीज के प्रोविजन के अंतर्गत ये सेटअप किया गया है कि अगर रिसीवर इन ड्यूटीज को परफॉर्म करने में फेल होता है, वो असफल होता है, तो इस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, क्योंकि अगर सब्जेक्ट मैटर को अच्छा खासा नुकसान हुआ है तो इसके बदले में कोर्ट
उस रिसीवर के प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है और उसको सेल करके जो भी भरपाई होती है, जो क्षतिपूर्ति का जो मामला होता है, उनको निपटा सकती है जो भी। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर रिसीवर ने उस प्रॉपर्टी को जिसके सिलसिले में उसको नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था, उसको प्रोटेक्ट करने में, प्रमोट करने में या फिर मैनेज करने में जो भी खर्चा आया है, तो उस एक्सपेंसेस को उस व्यक्ति के द्वारा जिसके हित में ये फैसला दिया गया, जिसके फेवर में ये जजमेंट गया है, उसके द्वारा कंपेंसेट किया जाएगा। इनको जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जितने भी खर्चे हुए हैं, वो सब दिलाए जाएंगे। तो ये था सीपीसी के ऑर्डर 40 के अंतर्गत दिया गया रिसीवर के सारे प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स और जजमेंट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।